पीसा जाता जब इच्छुदंड, बहती है रस की धार अखंड। मेदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। प्यारे बच्चे नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको बता दूं तो आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन और शानदार कुछ अलग करने वाला हूं लल्ला। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है भैया, यूपीएसआई भर्ती 2025 के लिए पूरा कमर कस लिए हम लोग, एकदम तैयार हैं आपके लिए। और हिंदी सेट 1 और जो सेट 1 आपका आ रहा है प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित, क्या आधारित ना बोल के प्रीवियस ईयर पेपर ही हम बोले मेरे भाई, क्योंकि अमोघ अस्त्र सीरीज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। जो मैं आपको यूपीएसआई में जितने भी पेपर हुए हैं सबकी मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। मेरे दोस्त मेरे साथ, मैंने कल तुमको बताया था मेरे भाई मेरे लल्ला, अगर तुम मेरे साथ बने रहे तो आने वाले समय में तुमको कोई पराजित नहीं कर सकता है, कोई परास्त नहीं कर सकता है, कोई तुमको हिला नहीं सकता है अगर तुमने मेरे साथ सही से मेहनत की है। तो आज उसी श्रृंखला में आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट जो आ रहा है वो 15/11/2021 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, सेम हूबहू वही पेपर आपके साथ में लेके आ रहा हूं। और मैं आपको इस पेपर के माध्यम से बताऊंगा मेरे दोस्त कहां से कैसे प्रश्न और किस स्तर के प्रश्न यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप अपने हर साथी, हर दोस्त, हर सगे संबंधी तक मेरी बात को पहुंचा दीजिए। बता दीजिए कि दिशांत सर की रोजाना 8 बजे आने वाली क्लास आ गई है और आज क्लास अमोघ अस्त्र सीरीज आई है, ऐसा अस्त्र जिसका प्रयोग करने के बाद बड़े बड़े नस्ते नाबूद हो जाते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ ना कह के पहले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं मेरे दोस्त, आइएगा। देखिएगा जो आपका पहला प्रश्न है, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। यहां आपको बताना है मेरे भाई, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। 7 तो होगा नहीं, 6 भी नहीं होगा और 9 भी नहीं होगा, होगा क्या 8। आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है और जो 9वां रस है उसको अभिनव गुप्त जी ने लाया है। उन्होंने बताया कि जो 9वां रस है वो शांत रस है जिसका अस्थाई भाव क्या है, निर्वेद है। तो आज के क्लास का जो पहला जवाब है, आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा मेरे दोस्त, इनमें से किताब शब्द क्या है। किताब आपको बताना है भाई, तत्सम है, विदेशज है, देशज है कि तद्भव है। तो मेरे दोस्त मैं आपको यहीं पे बता दूं कि तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् धन सम। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान। किसके, मूल भाषा। मूल भाषा का मतलब संस्कृत। संस्कृत का मतलब देवों की वाणी, देववाणी। मूल भाषा संस्कृत अथवा देववाणी और सम मतलब समान, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों उतार दिए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तत्सम शब्द। पहली चीज देख लिया आपने। दूसरे नंबर पे क्या लिखा गया है, विदेशज। इसको तोड़ोगे तो मेरे दोस्त ये टूट जाएगा, विदेश धन जा। विदेश मतलब विदेश और जा मतलब जन्म लेने वाला। कहां जन्म लेने वाला, विदेश में जन्म लेने वाले शब्दों को हम विदेशज कहते हैं। या इसकी एक बेहतरीन परिभाषा बताऊं मेरे दोस्त, तो हिंदी और संस्कृत भाषा के शब्दों को छोड़ के बाकी अन्य सभी भाषा के शब्द विदेशी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और विदेशी शब्द ये भारत में कैसे आए, इनके 4 तरीके हैं। वो 4 तरीके में पहला तरीका क्या है, सामाजिक है। दूसरा तरीका क्या है, आर्थिक है। तीसरा तरीका क्या है, राजनैतिक है। और चौथा तरीका क्या है, धार्मिक है। इन 4 तरीकों से विदेशी शब्द भारत में आगमन हुआ। और देशज का मतलब होता है देश धन जा। देश धन जा, अपने ही देश में जन्म लेने वाले शब्द, अर्थात ग्रामीण आंचलिकता के प्रभाव से, क्षेत्रीयता के प्रभाव से जो शब्द अपने ही देश में यूज किए जाते हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं।
जैसे अभी आपने देखा कुछ समय पहले चुनाव हुआ था। चुनाव में राहुल गांधी और नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जो अपने यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और राहुल गांधी जी ने दो शब्दों का इस्तेमाल किया था। एक लोग बोल रहे थे खटाखट, एक लोग बोल रहे थे फटाफट। तो खटाखट और फटाफट दोनों कैसा शब्द है मेरे दोस्त? देशज शब्द है। तो चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। लिखा गया है तद्भव। तद्भव का मतलब वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आते आते अपने रूप को बदल लेते हैं, अपने रूप को परिवर्तित कर देते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जवाब क्या होगा? किताब शब्द क्या है? तो किताब शब्द भैया विदेशज शब्द है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है? सही है। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। हिंदी में विदेशी भाषाओं में आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? प्रत्यय तो कदापि नहीं कहलाएगा, और फिर निपात तो होगा नहीं, अव्यय तो होगा नहीं, क्योंकि अव्यय को ही क्या कहा जाता है? अविकारी कहा जाता है। अविकारी का मतलब होता है मेरे दोस्त आ धन विकार धन ई। आ मतलब नहीं, विकार मतलब परिवर्तन, ई मतलब बदलाव। वे शब्द जिसे लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे भैया? अव्यय बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? अविकारी है। और ये अव्यय मेरे दोस्त चार प्रकार का होता है। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय। आगत उपसर्ग, आगत का मतलब आया हुआ ना? हाँ, हिंदी में विदेशी भाषा में आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? आगत उपसर्ग। और यहीं से एक प्रश्न पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि आगत स्वर या मेहमान स्वर की संख्या कितनी है? किसकी भैया? आगत या मेहमान स्वर की संख्या कितनी है? तो आप जवाब देंगे एक। इसको आगत स्वर या मेहमान स्वर कहा जाता है। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन आपका सही है। आज के क्लास के तीसरे प्रश्न की तरफ, चौथे प्रश्न की तरफ भैया मूव कर। बच्चों चौथा प्रश्न देखिएगा। लिखा गया है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उपयुक्त शब्द में कौन सा होगा? तो ये भैया जिसे अंग्रेजी में आप कहते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और हिंदी में जिसे आप बोलते हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वही आपको बताना है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा मतलब होता है अभिप्सा। ये भैया इच्छा की पर्यायवाची भी है। किसकी पर्यायवाची है? इच्छा की पर्यायवाची भी है। और इसमें लिखा गया है आरसिक, जिसमें कोई रस ना हो उसे हम क्या बोल देंगे भैया? आरसिक। और किसी से यदि आपकी उम्मीद है, आपने अपेक्षा लगाई है, उससे उम्मीद की है, तो उसको अपेक्षा बोल दिया जाता है। तो आज की इस क्लास का जो आपका एकदम सही जवाब है वो दूसरा आपका ऑप्शन सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? पहली बात तो ये लिखा गया है जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है, और दूसरी बात तो ये लिखा गया है जिसे हिंदी में पूर्ण विराम कहा जाता है, और तीसरी बात तो ये लिखा गया है जिसे हिंदी में अर्ध विराम कहा जाता है, और चौथी चीज ये लिखी गई है जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। तो इसमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? चौथा आपका सही जवाब है। इसको और इसको और इसको प्रश्नवाचक चिन्ह, और इसको पूर्ण विराम, और इसको अर्ध विराम, और इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। ये इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्यजनक चीजों के लिए होता है। इसे जो है अंग्रेजी में एक्सक्लामेटरी कहा जाता है। और आगे की बात करें हम प्रश्नवाचक वाक्य को, तो इसे अंग्रेजी में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? नेफा की शाम, कमला, खामोश अदालत जारी है, घासीराम कोतवाल। तो मेरे दोस्त नेफा की शाम
पहली ये रचना विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों रचनाएं विजय तेंदुलकर जी की हैं। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। काठ होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? सचेत होना, लकड़ी होना, मूर्ख होना, स्तब्ध होना। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस मुहावरे का अर्थ है स्तब्ध होना। जैसे जब कभी कभी आप देखते हैं, जैसे अभी जो अटैक हुआ था पहलगाम में, जो भी भारत का नागरिक था वह सुना तो स्तब्ध रह गया, वो चुपचाप हो गया, बोलने के लिए कुछ उसके पास रह ही नहीं गया। इतनी बड़ी घटना, इतनी भयावह घटना। तो ऐसी चीजों पे जब किसी की मृत्यु हो जाती है या तमाम सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तो वहीं पे इस वर्ड का यूज किया जाता है, स्तब्ध होना। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक शब्द है? तो संयोग का विपरीतार्थक वियोग होगा। क्या होगा भैया? वियोग होगा। संयोग का विपरीतार्थक शब्द मतलब आपको विपरीतार्थक को ही किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त? विलोम को जाना जाता है विपरीतार्थक। और विलोम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? उल्टा, या आप बोल सकते हो क्या होता है? विपरीत। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपने जाना कि इसका जो सही जवाब है वो क्या है? तीसरा ऑप्शन सही है। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो भैया खड़ी बोली तो बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, ब्रज भाषा भी बोली जाती है, यही मैथिली नहीं बोली जाती है। ये बोली कहां पे बोली जाती है भैया? बिहार में बोली जाती है। कहां पे बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। लेकिन हम जान रहे हैं आपका मन बीच बीच में कर रहा है, यार वीडियो को लाओ, ब्रेक कर दे, फिर बाद में देख लेंगे, चल तो रही क्लास तो पढ़ी जाएगी। लेकिन नहीं भैया, आपको क्लास के छोड़कर नहीं जाना है, आपको मेरे साथ क्लास में लगातार बने रहना है। मन के बहकावे में ना, ये मन राह दिखावे भ्रम में डारे। मन जो कहता है ना, उसके बहकावे में मत आइए, आप मेरे साथ मेहनत करिए, क्योंकि आपका कोई राह देख रहा है, आपके माता पिता आपके वर्दी का इंतजार कर रहे हैं, इतना सपना सजो के बैठे हैं आपके लिए कि आप नौकरी पाएंगे तो आपकी बहन की शादी होगी, आप नौकरी पाएंगे तो आपका परिवार आगे की तरफ जाएगा। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए आपको मेहनत करनी है, आपको मेरे साथ पढ़ना है, आपको वीडियो को स्किप करके कोई दूसरा काम नहीं करना है। दिन रात लग जाओ मेरे भाई, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करो, यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत नजदीक है। तो प्यारे बच्चे, जाना नहीं है, वीडियो को और भी शेयर कर दो, और भी साथी जो आपके उत्तर प्रदेश दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाओ कि सर की क्लास आ गई है और क्लास चल रही है और वही कराया जा रहा है जो दरोगा में आया था। पेपर पूरा का पूरा प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व कराया जा रहा है मेरे दोस्त। तो आइएगा प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? तो मेरे दोस्त आपको बताना है, आप जानते हो एक का ही शब्द अनेक ही अर्था, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। जैसे कहा जाए, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी कामी अरु चोर। भैया सुवर्ण शब्द का यहाँ 3 अर्थ है। कवि के संदर्भ में कहा जाए तो उसी सुवर्ण का मतलब जो होता है वो होता है सुंदर वर्ण। कामी पुरुष हमेशा क्या खोजता है? सुंदर स्त्री खोजता है। और जो चोर होते हैं वो क्या खोजते हैं? सोना खोजते हैं। तो सुवर्ण का कितना अर्थ है? 3 अर्थ है। कितना अर्थ है? 3 अर्थ है। जैसे कहा जाए, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो मोती के संदर्भ में जब आप जानते हो कि जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है, अगर शिप के मुंह में पानी पड़ता है तो वो मोती बन जाती है। पानी गए न उबरे। दूसरे नंबर पे मानुष है, मोती मानुष चून। और यदि मनुष्य का पानी उतार लिया जाए तो उसकी लज्जा चली जाती है। और तीसरे नंबर पे इसी पानी का संदर्भ कहां से लिया गया है? चून। चून का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, एक चून तो खाने वाला होता है, एक आटे की लोई से भी इसका संदर्भ लिया गया है। अगर आटा अगर आप गूंथना है, अगर आपको रोटी बनाना है, अगर उसमें पानी ना डाला जाए तो आटा आप गूंथ नहीं सकते हो। तो यहां पर एक ही शब्द के कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ है। कितने अर्थ है? 3। जैसे कहा जाता है, चरण धरन चिंतन करत चितवत चारों ओर
चरण धरन चिंतन करत चितवत चारों ओर, सुबिरन को खोजत फिरत कवि कामी और चोर। तो प्यारे बच्चे ये लाइन यहीं पे कही गई है। कौन सा अलंकार है? तो दूसरी वाली जो लाइन है उसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। चरण धरन चिंतन करत चितवत चारों ओर, सुबिरन को खोजत फिरत कवि कामी और चोर। तो आइएगा, अनुप्रास अलंकार जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कहा जाए तरानी तंजा तक तमाल तरवर बौछाए, तातावड़ बार बार आए हैं, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जैसे कहा जाए चंदू ने चाचा को चंदू की चाची को चांदपुर चौराहे पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाया था, यहाँ पे चाचा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, रारावण बार बार आया है, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और वक्रोक्ति का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा। वक्र धन उक्ति, वक्र का मतलब होता है क्या? टेढ़ा, और उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन। जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन को श्रोता जानबूझकर टेढ़ा समझ लेता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। और अगले नंबर पे यमक अलंकार, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी, नजर को नजर की नजर लग जाएगी तो नजर ही नजर को नजर नहीं आएगी। यहां पर दो बार आप देख रहे हैं नजर नजर शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। या और एक एग्जाम्पल बताऊं तो तीन वेर खाती थी वह, तीन वेर खाती है, नगन जड़ाती थी वह, नगन जड़ाती है। यहाँ पर बेर बेर शब्द दो बार आया है, तो बेर का मतलब एक बार समय जून बेला से है और बेर का मतलब एक बार बेर नामक फल से है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही है? श्लेष अलंकार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। एक कई शब्द अनेक अर्था, जहां पर पंक्ति में शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो लेकिन प्रसंगानुसार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्त प्रतीप अलंकार इसमें से उपमा अलंकार से संबंधित है। रूपक का मतलब होता है रूप दे देना, और यमक का मतलब जुड़वा, और श्लेष का मतलब, इन सबका तो मतलब अभी मैंने आपको बताया ही है। तो चलिएगा बच्चों अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 12। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? आपको यहां बताना है मेरे दोस्त, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? वाक्य की? नहीं, विशेषण वाक्य की विशेषता नहीं बताता है। सर्वनाम की? हाँ बताता है। संज्ञा की? हाँ बताता है। लेकिन एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जिनको देखकर आपकी आंखें तुरंत कह रही हैं, आपका दिल गवाही दे रहा है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। अर्थात मेरे दोस्त संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिएगा इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। देखिए एक भाव है, बोला जा रहा है धूप में चला नहीं जाता। जहां पर कर्ता और कर्म आपको ना दिखाई दे वहां पर क्या रहेगा भैया? आपका भाववाच्य रहेगा। यहाँ पे भाव पैदा हो रहा है, धूप में चला नहीं जाता, मुझसे ये काम किया नहीं जाता, अब मुझसे पढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे खेला नहीं जाता, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता। क्या है ये सब? भाववाच्य है ना। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? तो बहुत ही चर्चित प्रश्न है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? चंद बरदाई पृथ्वीराज रासों के रचयिता है। और दलपत विजय की रचना क्या है? दलपत विजय की रचना क्या है? खुमान रासो, खुमान रासो, दलपत विजय और जगनिक और नरपतिनाल। आगे चलिएगा आपको अगला बताते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा,
प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चे। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं प्यारे बच्चे, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए, चित्रा मुग्दल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किया गया है? तो एक जमीन अपनी, आवा और गिलगुट, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। इसी पर सॉरी बच्चों, ये हिंदी की लेखिका है जिनको पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए तो तीसरा आपका सही जवाब है। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक मशहूर है? तो आपको बताना है कि काव्य भाषा में, राजभाषा में, कि राष्ट्रभाषा में, कि तकनीकी में। तो आपका पहला जवाब आपका सही है, काव्य भाषा में। ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक मशहूर है? तो वो क्या है? आपकी काव्य भाषा है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, चोर उठ भागा यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया तो होगा नहीं, और दूसरे नंबर पे अकर्मक क्रिया तो होगा नहीं, और तीसरे नंबर पे पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक काम को करके दूसरा काम प्रारंभ करता है तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। पहले चोर उठने का काम किया, उसके बाद भागा। पहले उठा, एक क्रिया करके उसको समाप्त कर दिया, फिर दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है, तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी भैया? पूर्वकालिक क्रिया। और पेड़ार्थक तो होगा नहीं। जब कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी दूसरे के माध्यम से कार्य को कराता है तो वहां पर पेड़ार्थक क्रिया होती है। दादाजी ने मोहन से पत्र पढ़वाया, तो दादाजी ने खुद पत्र ना पढ़ के मोहन से पत्र पढ़वाया, तो वहां पे पेड़ार्थक क्रिया। अकर्मक क्रिया में जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अकर्मक क्रिया क्या है, जैसे लिखा गया राम खाता है, तो राम क्या है भैया? कर्ता है, और खाना क्या है? क्रिया है। यहां पे आपको बताना है अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म ना प्रयुक्त हो, और तमाम सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो आपको अकर्मक और सकर्मक में पूछी जाती हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कर्म के आधार पे क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक, और सकर्मक के भी दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक और एक द्विकर्मक। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 19, हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इनमें कौन सा सर्वनाम है? तो यहां आपको जवाब देना है लल्ला। निजवाचक सर्वनाम तो होगा नहीं, जो स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, आप शब्द आता है इसमें। पुरुषवाचक सर्वनाम आपका हो सकता है, हाँ हो सकता है भैया। आओ अगले पे देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो कदापि नहीं होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम भी कदापि नहीं होगा। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, इनमें कौन सा सर्वनाम है? हम क्या है भैया? सर्वनाम है। और सर्वनाम में जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। एक क्या होता है भैया? उत्तम पुरुष, दूसरा क्या होता है मेरे दोस्त? मध्यम पुरुष, और तीसरा क्या होता है भैया? अन्य पुरुष होता है। क्या होता है? अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? मैं आता है, मैं आता है, और क्या आता है? हम आता है, ठीक है। और मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? तू आता है, तुम आता है, और आप भी आता है। और अन्य पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? या, वह, ये, वे और वो आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको अगर पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा है, तो उत्तम पुरुष भी आप बता सकते हो ना। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 20, सुई और तागे, सुई और तागे मेरे बच्चे देखिएगा लिखा गया है, सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? लीलाधर जगुड़ी,
केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबराल, कुमार अंबुज। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपका दूसरा एकदम सही और सटीक जवाब है सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? तो आप बताओगे केदारनाथ सिंह की है। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो पहला ऑप्शन आपका सही है, होठ शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। सूरज, पानी और सोना, इनका प्रयोग कहां पे होता है भैया? एक वचन में होता है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, अरे तुम आ गए। देखो कभी कभी पे जब आपके मामा जी, जब आप छोटे रहते हैं बचपन में, जब आपके मामा जी घर पे आते हैं तो आप जब अपने मामा जी को एकाएक देखते हो तो अपनी मम्मी से कहते हो, अरे मामा आ गए। तो अरे का मतलब ही क्या है? अरे तुम आ गए विस्मयादिबोधक चिन्ह है, आश्चर्यजनक चीजें हैं। जैसे कोई एकाएक आ जाए, और जैसे आप किसी रास्ते पे जा रहे हो और आप रास्ते पे जा रहे हो और जाते समय आपकी मुलाकात भयावह रास्ता है, अजगर से हो जाती है, तो आप डर जाते हो, कहते हो अरे तो ये क्या है लल्ला? विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। योजक चिन्ह तो होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते हो इसे कहते हैं। पूर्ण विराम भी आप जानते हो, आप सब कुछ जानते हो, आप किसी भी चीज से परे नहीं हो, अनजान नहीं हो मेरे भाई। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 23, इनमें से सही शब्द कौन सा है? ये तो आपने जीवन जिंदगी में नहीं देखा है कि ये शुद्ध लिखा हो कहीं पर। राष्ट्रीय लिखा गया है, फिर राष्ट्रीय लिखा गया है, ये भी नहीं होगा, और फिर राष्ट्रीय लिखा गया है, फिर राष्ट्रीय लिखा गया है, तो ये तो कदापि नहीं होगा। होगा क्या भैया? ये होगा यहीं से जुड़ी हुई एक बात हम आपको बता दे लल्ला। तो इसमें कौन सा रा लगा हुआ? इसमें का बाबू आधा है। का क्या है? का आधा है, और इसके नीचे क्या लगा हुआ है? रा लगा हुआ है, और जो रा लगा हुआ है वो हंस पदेन रा लगा हुआ है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा, रस के कितने अवयव हैं? तो यहां आपको बताना है रस के अवयव कितने हैं भैया? 4, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो भैया आपका निलय भी घर का पर्यायवाची है, निवास भी घर का पर्यायवाची है, और गृह भी घर का पर्यायवाची है। यही प्रवास घर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि नहीं पूछा है। और ध्यान दीजिएगा ये गृह अपने आप में तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होगा? घर क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाइएगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो यहां आपको बताना है शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर सहाय। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे जी हैं भैया। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? अज्ञे जी की है। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा, इनमें से किस शब्द का अर्थ इतराज भी है? विपत्ति, संकट, आपत्ति, आफत। देखो कभी कभी कहते नहीं हो यार इनको पता नहीं कौन सी आपत्ति है, हमसे काम हम कर रहे हैं, ऐतराज इनको हो रहा है। कहते नहीं हो इनको पता नहीं कौन सी आपत्ति हो जाती है, हमारे हर काम में आके टांग लड़ा देते हैं। तो वही ऐतराज जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है लल्ला? ऐतराज का मतलब क्या है? आपत्ति। तीसरा आपका बिल्कुल सटीक और सही जवाब है। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए आपसे लिखा गया है, इसको आपको पढ़ के जवाब देना है मेरे दोस्त। लिखा गया है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों का सही जवाब दीजिए। अंत में मैंने कहा भाइयों हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की जरूरत है।
दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है ना। आवश्यकता है लगन की, प्रखर की, आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। एक जरूरी नहीं, या जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सके। या तो थोथी बात है, या तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज तो दिल की लगन है, सच्ची चीज तो दिल की लगन है। वह लगन जो किसी चीज के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से प्राप्त होती है। और चंपक लाल जी परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं एक प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूं जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्य क्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक ना बन जाए। तो बच्चे इस अनुच्छेद को पढ़ के आपको जवाब देना है। तो आइएगा हम लोग जवाब देते हैं। देखिएगा, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? लोग प्रयोग करें, बाधाओं को समाप्त करना, स्थितियों में बदलाव करना, लोग काम करें। तो लेखक कह रहा है, क्या कह रहा है लल्ला? जब आप पढ़ोगे, किसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। लेखक ने बोला है क्या? लोग काम करें। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 29 में देखिएगा, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की जरूरत है? जो अंग्रेजी भाषा जानते हैं, जिनके दिल में लगन होती है, जो परिश्रम करते हैं, जो निष्ठा पूर्वक हर काम करते हैं, जिनके दिल में लगन होती है, वही लोग। क्या लिखा गया है उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार? किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की जरूरत होती है? जिनके दिल में लगन होती है। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, इस वाक्य से क्या ध्वनित होता है? अंग्रेजी की महानता को दर्शाता है, सही हो सकता है। भाषिक पूर्वग्रहों से ग्रसित है, सही है। भाषिक पूर्वग्रहों से ग्रसित है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। यह पंक्ति किसकी है? तो मेरे दोस्त यह पंक्ति किसकी है? बिहारी जी की है, जिन्होंने किसके लिए यूज किया है? कृष्ण भगवान के लिए यूज किया है। जब राधा जी कृष्ण भगवान की बांसुरी को चुरा लेती है, वहीं पे कहा गया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौवै हतै, कहत कहत नट जाए। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे, जो आपका सही जवाब है वो चौथा आपका एकदम सटीक और सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा, कृत और तद्धित, कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने आपको बताया है कि जो आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय होता है और दूसरा कृत प्रत्यय होता है। और तद्धित प्रत्यय में मैंने आपको बताया है, ऐसा प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगा के बनाया जाता है, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जो धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो आपको पता है कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद है? तो जवाब दो कमेंट बॉक्स में, बताओ किसके भेद है? तो प्रत्यय के भेद है। और चौथे नंबर पे सर्वनाम लिखा गया है। सर्वनाम का मतलब सबका नाम, अर्थात संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और अव्यय तो आप जानते ही हो, अव्यय एक आधिकारी शब्द है जिसे लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और उपसर्ग तो आप जानते ही हो, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश है, शब्दों के अंश है, शब्दों के टुकड़े हैं। उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में प्रयुक्त होते हैं, जबकि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं। और जिसके भी साथ लगते हैं उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। तो इस वाले प्रश्न का, प्रश्न नंबर 32 का जो सही जवाब है वो तीसरा आपका सही जवाब है। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा, प्रश्न संख्या 33 देखिएगा, घनाक्षरी कौन सा छंद है? तो मेरे प्यारे बच्चे, घनाक्षरी में आपका वर्णिक छंद है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखिएगा, रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो जो आपका एकदम सही जवाब है, कुंडलिया नहीं बनता है, भुजंगी नहीं बनता है, कवित्त नहीं बनता है, क्या बनता है? छप्पय। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं भैया। पवनासन में कौन सा समास है?
तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, पवन में हो जिसका आसन अर्थात कौन सा समास है भैया? बहुव्रीहि समास है। जब किसी भी समास का जब दोनों पद अप्रधान हो और किसी तीसरे की तरफ संकेत करे तो वहां पे कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो यहां पे लिखा गया है अरिष्टनेमी, सरहप्पा, स्वयंभू और सवर्पा। तो मेरे प्यारे बच्चे, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न है जो हम आपको करवा रहे हैं। ये सारे प्रश्न यूपीएसआई के ही हैं, वही पेपर है हूबहू जो यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा, 3 और प्रश्न आपके पास बचे हुए हैं। 3 प्रश्नों के बाद आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। बने रहिएगा मेरे साथ, आखिर तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देख के जरूर जाइएगा प्यारे बच्चे। यहां पे लिखा गया है, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो यहां पे आपको जवाब देना है, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो, सरहप्पा, स्वयंभू और भारतेंदु। तो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हो उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा लगती है उसे लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर, अखंडित स्वर, मूल स्वर इत्यादि नाम से जाना जाता है। और जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे हम गुरु स्वर, दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, संधि स्वर और खंडित स्वर और द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया? गुरु स्वर कहते हैं। और जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्राएं लगती हैं उसे हम लघु स्वर कहते हैं। और मूल स्वर आपको बता दूं तो मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। और यहीं पे अभी मैंने आपको बताया, ये री लिखा गया है, यहीं पर मैंने अभी आपको बताया कि इसी लघु स्वर को मूल स्वर कहा जाता है। और मूल स्वर की संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप बताइएगा 4। क्यों इनको मूल स्वर कहा जाता है? तो आपको मैं बता दूं, इन्हीं 4 स्वरों की मदद से 11 स्वरों का निर्माण होता है। चलिएगा आज की क्लास के हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखिएगा, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? आकुंचन, किंचित, आलब्ध, अकिंचन। तो जो एकदम सटीक और सही जवाब है वो क्या है आपका? अकिंचन। चौथा ऑप्शन आपका सही है। आज की क्लास के, आज के सेट के आखिरी प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इनमें से आपसे पूछा गया है कि इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो भक्ति सागर तो होगा नहीं, प्रिय प्रवास ही होगा, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा हुआ है ये प्रिय प्रवास। उनकी और भी रचनाएं हैं, चोखे चौपदे, तमाम वैदेही वनवास, ऐसे करके ढेर सारी रचनाएं हैं, जिसमें से ये प्रिय प्रवास भी अयोध्या सिंह उपाध्याय और उनका उपनाम हरिऔध है, उन्हीं की रचना है। इसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है। तो प्यारे बच्चे, आज का हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक रहा। आज मैंने आपको यूपीएसआई का एक सेट पूरा का पूरा सॉल्व करवाया है। तो वीडियो आप जरूर देखिएगा, अपने साथी तक शेयर करिएगा, बताइएगा कि अमोघ अस्त्र सीरीज चालू हो गई है। यहीं से अपने आप को खुद को अंदाजिएगा। और आप मेरे साथ लगातार बने थे तो आप भी सोचिएगा कि मेरा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।